हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या यूजीसी नेट का जो अब सर्टिफिकेट है वो क्या अब मान्य नहीं होगा। तो ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है। शुरुआत में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल मैंने देखा काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस बन रही हैं और बननी भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। हरियाणा में जो सिलेक्शंस हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिले हैं, जिससे काफ़ी बच्चों को लगने लगा है कि क्या यूजीसी नेट करते हुए भी हमें पास नहीं माना जाएगा। तो अगर आप इस बारे में पूरा ईजी शब्दों में जानना चाहते हैं और ये भी साथ में जानना चाहते हैं कि अगर आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन स्टेप से आप गुजरते हैं, तब जाके सरकारी यूनिवर्सिटी में आपका एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। प्लस ये भी हम साथ में देखेंगे कि भाई क्या मुद्दा है और क्या इससे आपको परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले ही मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि भाई जो भी आपकी परेशानियाँ हैं कि क्या यूजीसी नेट अब मान्य नहीं होगा, क्या हमारे कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रोसेस ऐसा कोई कठिन भी नहीं होने जा रहा है, और जितनी भी आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आ गई हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं है उसको आज हम आगे देखने वाले हैं। मैं ये कोई वीडियो आप लोग को डराने के लिए नहीं होने वाला है कि अब यूजीसी नेट मान्य नहीं है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है एंड सो ऑन, क्योंकि ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले सरल भाषा में देखेंगे कि भाई ये जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्या चीज़ें हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा क्या सब्जेक्टिव पेपर अब ज़रूरी हो जाएगा सारी भर्तियों के अंदर, तो ये भी कई वीडियोस मैंने देखी बन रही हैं कि भाई अब आपको रिटन देना पड़ेगा जब भी आपका सिलेक्शन के लिए आप जब अप्लाई करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और क्या अब यूजीसी नेट जो है वैलिड नहीं रह जाएगा, इसकी भी थोड़ी भ्रांति हटा देंगे ताकि आप पढ़ाई पे अपना कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। बहुत ज़्यादा महीने बचे नहीं हैं, 3-4 महीने बचे हैं, और उसमें भी आप परेशान हो के ऐसे आगे बढ़ोगे तो आपकी तैयारी भी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको पता है पेपर उनके लिए बेसिक्स मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया। अगर नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे पढ़ लो, फ्री में दिया है। दिन में 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज में कराता हूँ, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे। नहीं ज्वाइन किया तो जरूर से ज्वाइन कर लो। और जो हमारी ऐप है एंड्रॉइड पे, उसमें पेड कोर्सेज और जो टेस्ट सीरीज है वो अपडेट हो चुकी है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स निकलती हैं उसमें आप कैसे अप्लाई करते हो, क्या चरण होते हैं और कैसे आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले जॉब निकलती है किसी स्टेट में, है ना। तो जैसे अभी हरियाणा में निकली, या कभी यूपी में भी निकलती है, बिहार में भी निकलती है, छत्तीसगढ़ में भी निकलती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एप्लीकेशन निकलती है, आमंत्रण निकलता है। उसमें वही बच्चे केवल अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने नेट पास किया है, नेट या JRF, मतलब नेट एटलीस्ट आपका पास होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है नेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, और वो आज भी है, अभी भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बिल्कुल परेशान मत हो कि क्या अब इसकी ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत है एंड सो ऑन। तो नेट तो आपको करना ही करना है, तभी आप आगे अप्लाई कर पाओगे। दूसरा चरण आता है सब्जेक्टिव टेस्ट का, ठीक है। ओके, इस बात को समझो कि ये कोई नया बदलाव नहीं है कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होना है। ये पहले भी होता था, अभी भी होता है। इस बात को ध्यान से समझो। आपका जो नेट का एग्ज़ाम है वो एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, टिक करके आपको आगे बढ़ना है। मतलब नेट के पेपर में आपकी नॉलेज को केवल चेक किया जाता है। लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो नॉलेज के साथ साथ आपकी भाषा, आपके सोचने का तरीका, आपका लिखने का जो पैटर्न है उसको भी तो वो जज करेंगे ना। तो कभी भी आप किसी भी जॉब के लिए बैठोगे, सरकारी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं बात कर रहा, तो वहाँ पे ये फॉर्मल प्रोसीजर है कि अप्लाई करने के बाद आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट होता ही होता है, जिसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आते भी हैं, अगर आपका पेपर 2 अच्छा है, पेपर 1 से जुड़ा इसमें कुछ नहीं आता। अगर आपका पेपर 2 अच्छा है तो बड़े आराम से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको कर ले जाएंगे, है ना। लेकिन जैसे मैंने बोला, भाषा वगैरह आपकी टेस्ट होती है, तो ऐसे भ्रांतियों में मत पड़ो कि अब हर जगह आने लगेगा। ये पहले से ही आता है और ये आपके लिए भी आएगा, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है नेट के बाद, ठीक है। जैसे सीटेट का पेपर होता है, तो सीटेट में भी आप जब पेपर दे लेते हो तो ऐसा थोड़ी कि सीटेट पास हो गया तो भर्ती हो जाती है। आप अलग अलग जो स्कूल्स होते हैं उसमें आप अप्लाई करते हो सरकारी, तो वहाँ पे भी आपको एक पेपर देना पड़ता है। तो ये होगा, पहले से हो रहा है और अभी भी आपका होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका जो नेट सर्टिफिकेट है, आपके अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपने प्रतिशत हाईलाइट किए हैं उनको चेक किया जाता है कि ये फर्जी तो नहीं है, सही है एंड सो ऑन।
और फाइनली आपका होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू मेन होता है, मैं आपको बताऊं, सब्जेक्टिव टेस्ट आपका निकल जाएगा आराम से, मेन इंटरव्यू होता है, अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपकी जॉब लग जाएगी, है ना। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जनरली। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं। ओके, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, और एक नियम इसमें एडेड है दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो भी हमने प्रोसेस की बात की, चाहे वो सब्जेक्टिव टेस्ट हो चाहे वो इंटरव्यू हो, अगर दूसरे स्टेट का कैंडिडेट कैटेगरी के साथ नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके आया है तो उसे इस प्रोसेस के अंदर कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हरियाणा में जॉब निकली है, मैं यूपी से हूँ और मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ और मैंने ओबीसी में नेट क्वालिफाई किया है, तो अगर मैं हरियाणा में अप्लाई करूँगा जा करके, अब क्योंकि मैं उस राज्य का नहीं हूँ तो मुझे कोई एज सच बेनिफिट ओबीसी होने का या एससी एसटी होने का नहीं मिलेगा। और ये भी बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो भी यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट है या जो इंटरव्यू है, इसमें मुझे कोई कोटा या कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है दूसरे स्टेट के अंदर। सेम स्टेट का जो बंदा होगा उसको मिलेगा, दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात बिल्कुल सही है, लेकिन आगे जो हमारा इशू है, जो एचपीएससी वाली बात हुई है, हरियाणा में जो इशू हुआ है वो थोड़ा अलग है। इसमें क्या हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से समझो कि सबसे पहले एप्लीकेशंस बहुत नॉर्मली हुई कि भैया जो जो लोग नेट पास थे उन सब ने अप्लाई कर दिया, चाहे उस स्टेट के थे या अदर स्टेट के थे, सब ने अप्लाई किया। सब्जेक्टिव टेस्ट भी काफ़ी बच्चों ने पास किया, उसमें भी कोई इशू नहीं आया, जो मैंने आपको पहले नियम बताए उसी के अनुसार सब हुआ। लेकिन फाइनली जब आई बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो एक नया नोटिफिकेशन जो डाल दिया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नई कंडीशंस ऐड कर दी गई, और जो कि मेन मसला है जिसकी वजह से सारा का सारा इशू हो रहा है। तो इन लाइनों में वो बात लिखी है, लेकिन हम इसे थोड़ा बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कहानी के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए कि जो जॉब्स निकली उसमें यूजीसी नेट जो इंग्लिश के बच्चे थे उन्होंने अप्लाई किया, है ना, सेम स्टेट से अदर स्टेट से सब ने जो है अप्लाई कर दिया। मान लीजिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया यूजीसी नेट के लिए और जिस ईयर में वो बच्चे थे, उस ईयर में जो जनरल की कट ऑफ थी वो 60% थी, मान लेते हैं, और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 50% थी, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी कट ऑफ जनरल से नीचे ही आती है ना। अब मान लीजिए 2 स्टूडेंट थे जो कि दूसरे स्टेट से थे, चुन्नू एंड मुन्नी। ये दोनों ही ओबीसी में नेट क्वालिफाइड थे, चुन्नू भी नेट क्वालिफाइड था, मुन्नी भी नेट क्वालिफाइड थी, लेकिन चुन्नू के मार्क्स थे 50% और मुन्नी के मार्क्स थे 60%, है ना। तो क्योंकि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 50% है, तो इसका मतलब दोनों ही नेट क्वालिफाइड थे। और क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन के समय नेट जो पास होगा वो अप्लाई कर सकता है, तो दोनों ने ही अप्लाई कर दिया। उसके बाद इनका सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, दोनों ने ही इसे क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जब बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आई तो यहाँ पे चुन्नू डिसक्वालीफाई हो गया, इसके बावजूद कि उसके पास नेट पास का सर्टिफिकेट था, और मुन्नी यहाँ पे क्वालिफाई हो गई। अब क्यों ऐसा हुआ? हालांकि दोनों ही नेट क्वालिफाइड थे, फिर भी इसको नेट क्वालिफाइड नहीं माना गया। ऐसा क्यों हो गया? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन। इसमें क्या लिखा है, पीले वाले लाइन को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी कठिन लैंग्वेज नहीं है। यहाँ लिखा है द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट। जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है हैज़ टू बी चेक्ड एट पार विथ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, डजेंट मैटर वो जनरल ही खुद हों या ओबीसी हों, एससी एसटी हों, उनकी जो एलिजिबिलिटी है किसके बेसिस पे चेक की जाएगी? जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं से तुलना करके उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसे चेक किया जाएगा। और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपना नेट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, कितना स्कोर आया है ये उन्हें बताना होगा, प्लस उस बार कितनी कट ऑफ निकली है ये भी उन्हें दिखाना होगा। तो कहने का क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको जनरल की जो कट ऑफ गई है, अब ये 60% मान लो जनरल की कट ऑफ है, तो अगर आपके नेट के पेपर में 60% आ रहे होंगे तब तो आप पास हैं, तब आप इंटरव्यू के लिए आगे जा सकते हैं। अदरवाइज आप इंटरव्यू के लिए आगे नहीं जा सकते, भले ही आपके नेट सर्टिफिकेट पे नेट क्वालिफाइड क्यों ना लिखा हो। और इसी वजह से चुन्नू जो कि नेट क्वालिफाइड था ओबीसी में 50% लाने के कारण पीछे रह गया, जबकि मुन्नी ये आगे निकल गई, क्योंकि अगर इसकी तुलना हम जनरल के परसेंटेज से करते हैं तो भी इसका एक तरीके से नेट क्वालिफाइड ही माना जाएगा इनके हिसाब से, है ना। तो अब बात ये आती है कि क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया, क्या रीज़न हो सकता है? टू प्रायोरिटाइज
ओन स्टेट कैंडिडेट्स, अपने स्टेट के कैंडिडेट्स को प्रधानता देने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कई राज्यों से बच्चों ने अप्लाई कर दिया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि भाई जो दूसरे देश का या दूसरे देश का कह रहा हूँ, दूसरे राज्य का जो बच्चा है भाई, वो तो उसको तो सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, वो अपना कैटेगरी का कोटा भी लगा देगा, वो भाई हमारे राज्य में भी आ जाएगा, उसको जॉब मिल जाएगी। तो उसको थोड़ा टफ करने के लिए उन्होंने उन्हें क्या बोला कि उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और उन्होंने बोला कि भैया आप जनरल से compete करोगे। नेट स्कोर कार्ड में भी जनरली नेट स्कोर कार्ड में कंपैरिजन नहीं करते, वो तो नेट क्वालिफाइड मतलब नेट क्वालिफाइड होता है। हाँ, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें वो लोग जो है कोई रिलैक्सेशन नहीं देते हैं दूसरे राज्य वालों को, लेकिन इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नोटिफिकेशन निकाल दी कि नहीं भैया, नेट सर्टिफिकेट भी आपका जनरल के हिसाब से मार्क्स वाला होना चाहिए, तभी उसको हम नेट क्वालिफाइड मानेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी है और इसलिए जो है इतनी न्यूज़ बन रही है कि हाँ भाई अब जो है नेट वैलिड नहीं है, नेट वैलिड नहीं है, नेट के सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक सिंपल एक केस है, ऐसा और कभी भी नहीं हुआ और बहुत लाइकली है कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला है इसके बाद हो सकता है कोर्ट में बात चली जाए और उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन ऐसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाए या फिर से वैकेंसीज निकाली जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इस एक केस के बेसिस पे आपको बिल्कुल निराश नहीं हो जाना है कि नेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बच्चे तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अब नेट करने क्या फ़ायदा है जबकि इससे जॉब नहीं मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बस एक छोटी सी कंडीशन है जो कि यहाँ पे गड़बड़ी है और वो भी उनके लिए है जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं और जो दूसरे राज्य के हैं, है ना, उन्हीं के क्षेत्र में आ रहा है। अगर आप जनरल में हैं और अगर आप किसी भी राज्य में जाके अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं है। वो छोटी सी बात को एक जो है लाइन बना करके ना वो वीडियो पूरी पब्लिश हो जाती है और उससे जो है हम कभी कभी गलत मैसेज ले लेते हैं कि हाँ भाई नेट की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब आपको वरी होना चाहिए, परेशान होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो भी गलती हुई है वो इस बार इन्होंने की है, भगवान जाने कौन वो नियम बना रहा था जिन्होंने इस प्रकार के नोटिफिकेशन निकाल दी। क्योंकि भाई अगर आपके सर्टिफिकेट पे लिखा है नेट क्वालिफाइड तो उसकी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, उस हिसाब से आगे उन्हें प्रोसीड करना चाहिए। बट खैर पता नहीं भाई किसने नियम बनाए और कैसे बनाए। बट हाँ, क्या यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट आपके लिए इनवैलिड है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ, एक केस है, वो बहुत गड़बड़ी वाला केस है, इसको कोई जस्टिफाइड नहीं कर सकता कि बहुत अच्छा काम किया। बट और कहीं पे भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो ये चीज़ हो रही है इसका बहुत ज़्यादा विरोध देखने में आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा फोकस करो अपनी पढ़ाई पे और ऐसे मतलब परेशान मत हो जाया करो वीडियो का टाइटल देख के कि अब यूजीसी नेट की कोई वैल्यू नहीं है या अब ये सर्टिफिकेट आपको काम नहीं आएगा, या अब जो है आप तो आपके सब्जेक्टिव पेपर डाल दिए गए हैं, सभी राज्यों में सब्जेक्टिव पेपर होंगे। भैया हमेशा होते हैं सब्जेक्टिव पेपर। इनफैक्ट अगर आपने यूजीसी नेट किया भी है ना, कई मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जानता हूँ, अगर आप वहाँ पीएचडी के लिए भी जाओगे तो आज की डेट में भी आपको वहाँ पे रिटर्न में बैठना ही बैठना पड़ेगा। तो इस चीज़ से भागो नहीं, इस चीज़ से डरो नहीं। और ये जो पूरा मसला हो रहा है ना इस समय, इसमें भी एक निष्कर्ष अगर आप निकालो तो अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा स्कोर करोगे। ज़्यादा स्कोर करोगे तो आपको कोई रोकने वाला यहाँ पे नहीं है। इस केस में भी जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कैटेगरी वाला है, वो दूसरे राज्य से भी है, लेकिन अगर वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था और जनरल के पार और उसने मार्क्स लाए हैं तो उसको वरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि आपको अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, उसमें एक्सेल करना है, फिर निश्चिंत हो जाओ यार, आपकी जॉब लगनी ही लगनी है। आप यहाँ पे कंपटीशन देखते हो, आप न्यूज़ में देखते हो बेरोजगारी है, ये है वो है। भाई अगर आप खुद पढ़ने में अच्छे हो, आपके पास खुद स्किल्स हैं, तो उन जो भीड़ है ना उन सब में से आप बिल्कुल ऊपर निकल जाओगे बहुत आराम से। आपके यूनिवर्सिटी में आपके जो दोस्त, अगर मान लीजिए कोई प्रोफेसर बने हैं यूनिवर्सिटी में, आपके कोई नया प्रोफेसर आया है, बहुत यंग सा है, थोड़ा उससे जाके बात करो, उससे पूछो कि भाई तुमने कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया। उससे बात करके उसको जज करने की कोशिश करो। आप देखोगे कि बहुत नॉर्मल इंसान है, वो कोई ऐसा 30 मार्क का टाइप का नहीं है कि बहुत नॉलेजेबल है एंड सो ऑन। तो आपको बस थोड़ा सा अच्छा होना है औरों से, और ये बहुत आसान है। यकीन मानो भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप खुद ही देखते होगे कि एक जॉब निकलती है, कई एप्लीकेंट्स होते हैं, लेकिन भाई जो अपने स्किल्स में अच्छा है वो आगे निकल जाता है। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। नेट का सर्टिफिकेट कोई इनवैलिड नहीं है, वो मिनिमल एलिजिबिलिटी थी और रहेगी, वो आपको करनी ही करनी है। हाँ, हो सकता है आपको एक पेपर सब्जेक्टिव देना पड़े जब आप अप्लाई करते हो, लेकिन अगर आप अगेन नॉलेज आपके पास है तो आपको उसमें भी डरना नहीं चाहिए। नॉलेज ही आपको फियरलेस बनाता है। जो नॉलेज से नहीं तुक्के से चल रहा है, लक से चल रहा है, वही हर समय डरा
रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा सारे के सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अपडेट कर दिए गए हैं दिसंबर के हिसाब से। जून के सारे PYQs की एनालिसिस करके एक्सप्लेनेशन के साथ डाल दिया गया है। तो इसका अगर आपको डेमो चाहिए तो व्हाट्सएप कर लेना आप, और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप चैट कर लें तो सारे जो डेमो हैं और जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में आपको दे दिया जाएगा कि कैसे एक्सेस करना है और क्या है। ठीक है, तो चलो गाइस आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।